बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तालिबात, कैसे हैं आप लोग। होपफुली जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं होम्योस्टेसिस का, आपको उसके जो हमने टॉपिक्स लास्ट पढ़ लिए हैं उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। जैसे कि मुझे लग रहा है कि आप लोग के कमेंट्स में बहुत कम बच्चे हैं जो कि उसके हवाले से कोई क्वेश्चन करते हैं। तो अगर इन केस अगर आपको जो हमने लास्ट टॉपिक्स पढ़ लिए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको क्लैरिफाई कीजिए, उसको जो है अपना जो प्रॉब्लम है उसको मेरे से तक कन्वे कीजिए, ताकि जो है वो जिस पॉइंट पे आप कंफ्यूज हो मैं उसको दोबारा से डिस्कस कर सकूं। आप चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में मेंशन कर दीजिए या इसी वीडियो के नीचे जो कमेंट्स हैं उसमें मेंशन कर दीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम लोग स्टडी करेंगे दैट इज़ किडनी एज ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन। ऑस्मो रेगुलेशन हमें पता है कि मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक बैलेंस बिटवीन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट। ये एक होम्योस्टैटिक स्ट्रेटजी है, बड़ी मेन हमारे पास होम्योस्टैटिक स्ट्रेटजी है। और ये जो क्वेश्चन है हमारे पास दैट इज़ बेसिकली रिलेटेड विद द किडनी प्रॉब्लम्स। ये पेपर में एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है और एक शॉर्ट नोट के तौर पे भी आ सकता है। तो किडनी प्रॉब्लम्स और उसके क्योर्स यानी उनका जो इलाज है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको आप रेडी करेंगे एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। जब इसको आप एज अ लॉन्ग क्वेश्चन रेडी करेंगे तो डेफिनेटली जो इसमें से शॉर्ट बहुत सारे इसमें काफ़ी सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी मौजूद हैं। 2 मार्क्स का जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी के दौरान वो याद करने में भी आसानी हो जाएगी। सो कमिंग टूवर्ड्स द पॉइंट, व्हाट इज़ किडनी एज एन ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन। हमारे पास किडनी जो है वो ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश करता है, यानी आपकी ब्लड के अंदर जितना वेस्ट मटेरियल होता है वो उसको एक्सक्रीट करने की कोशिश करता है, उसको ट्रांसफ़र करता है थ्रू नेफ्रॉन और यूरिन फॉर्मेशन करता है। जो यूरिन निकलता है आपकी बॉडी से यानी जो पेशाब आपकी बॉडी से निकलता है बिकॉज ऑफ द फंक्शन ऑफ किडनी, उस यूरिन के अंदर सारे वेस्ट मेटाबोलाइट्स ऑलमोस्ट मौजूद होते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट जो मेन है जिसमें यूरिया होता है हमारे पास, और डिफरेंट जो यूरिन कॉन्सेंट्रेशंस हैं हमारे पास जो हैं वो डिपेंड करती हैं अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के ऊपर। ठीक है जी, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के ऊपर जितना ज़्यादा आप वाटर इनटेक करेंगे उतना लेस डाइल्यूटेड यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होगा, और जितना आपका कम वाटर इनटेक होगा, कितना कम पानी पिएंगे उतना ही कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जो है वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगा। जैसे कि कॉमनली जब गर्मियों के दिन होते हैं तो आप ज़रा पानी अगर आप कम पानी पी रहे हैं तो आपका बहुत कॉन्सेंट्रेटेड येलो कलर का जो यूरिन है और कम क्वांटिटी में यूरिन प्रोड्यूस होता है। जबकि अगर आप ज़्यादा वाटर इनटेक करते हैं तो आपका वाइटिश शेड का जो यूरिन है वो एक्सक्रीट होता है और ज़्यादा क्वांटिटी में एक्सक्रीट होता है। इट मीन्स कि उसके अंदर वेस्ट मटेरियल्स की जो तादाद क्वांटिटी है वो कम हो रही है क्योंकि आपका यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा है। तो आप रेगुलर इंटरवल पे जो है वो यूरिन बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, एक्सक्रीट हो रहा है। तो साथ ही साथ जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको इकट्ठा होने का या बॉडी में स्टोर होने का मौका नहीं मिल रहा, वो साथ के साथ ही रिमूव हो रहा है। Now coming towards the point, हमारे पास कि यूजुअल सिचुएशंस हैं जिनमें राइज इन द फंक्शन ऑफ किडनी बाय फैक्टर्स ओरिजिनेटिंग विद द किडनी और आउटसाइड, यानी आपका जो किडनी है उसके अंदर या बाहर में जो भी मॉल फंक्शनिंग होती है, कोई भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसकी वजह से आपका जो किडनी है वो इफ़ेक्ट होता है। जो सबसे मेन कॉमन प्रॉब्लम है हमारे पास डिजीज़ आप कह लीजिए वो किडनी स्टोन्स हैं। किडनी स्टोन्स यानी आपके गुर्दे में पत्थरियों का बनना। जब ये पत्थरियाँ बनती हैं तो बेसिकली ये आपके यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन करती हैं, यानी ये आपके यूरिन को किडनी से बाहर निकलने से रोकती हैं। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है रुकावट डालना, और सो जनरली कॉम्प्लिकेटेड बाय द इन्फेक्शन। और जब यूरिन बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा तो फिर डेफिनेटली आपकी बॉडी में इन्फेक्शन शुरू हो जाएगा उस यूरिन यानी उस वेस्ट मटेरियल की स्टोरेज की वजह से। ठीक है, यहाँ हमें उन्होंने मेंशन डिफरेंट टाइप्स मेंशन की हुई हैं। मैं आपको आपकी बुक के रेफरेंस से ही पढ़ा रही हूँ, ये इसलिए ज़हन में रखिएगा कि यहाँ उन्होंने 2 तरह के मेन स्टोन्स हमारे पास डिस्कस किए हुए हैं जो कि किडनीज़ में बनते होते हैं। जैसे विच आर द डिजीज़ नेम इज़ हाइपर कैल्सीमिया और हाइपर ऑक्सिलेरिया, यानी हाई लेवल ऑफ कैल्शियम की वजह से आपके ब्लड के अंदर जो है जो स्टोन्स बनेंगे जिनके अंदर कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा होगा, जिनकी केमिकल कंपोजिशन में कैल्शियम ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से जो स्टोन बनेंगे उस डिज़ीज़ को हम कहेंगे हाइपर कैल्सीमिया। और हायर ब्लड लेवल ऑफ ऑक्सिलेट इज़ अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, यानी वो
स्टोन्स जिनके अंदर ऑक्जिलेट यानी कैल्शियम ऑक्जिलेट का केमिकल ज़्यादा होगा, उसकी वजह से हाइपर ऑक्जिलेरिया होगा। आपकी बॉडी के मोर देन 70% जो स्टोन्स होते हैं वो इस टाइप के होते हैं, यानी हाइपर ऑक्जिलेरिया यानी ऑक्जिलेट स्टोन्स होते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जी इसके अलावा भी आपकी जो किडनीज हैं उनके अंदर होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट वाले स्टोन्स होते हैं और यूरिक एसिड के स्टोन्स होते हैं, ठीक है। और ये वो वाले, और ये स्टोन्स कैसे बनते हैं, सिंपल सी बात, के जो सॉल्ट्स हैं वो प्रेसिपिटेट आउट होते हैं ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन एंड एक्यूमुलेट लेटर टू फॉर्म स्टोन्स। यानी अगर ये सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपकी बॉडी के अंदर मौजूद हैं तो ये एक लिमिट तक जो है वो आपके यूरिन में एक्सक्रीट आउट होंगे, और जो बाकी बच जाएगा वो सॉल्ट वो आपके किडनीज़ में जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाएगा ग्रेजुअली एंड स्लोली, और उसकी स्टोरेज के बाद वो स्टोन, बड़े स्टोन की शक्ल इख्तियार कर लेगा। नेचुरली अगर हम देखें एक मैकेनिज़्म को, तो आपकी बॉडी जो है वो नेचुरली दिन में जब भी वो यूरिन फिल्ट्रेशन कर रही, यूरिन फॉर्मेशन कर रही होती है, ब्लड की फिल्ट्रेशन कर रही होती है, तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं जो आपके स्टोन फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन वो ग्रेजुअली स्लोली जो है वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, या ये स्टोन्स बनते हैं लेकिन आपकी बॉडी के मैकेनिज़्म के ज़रिए खुद ब खुद ब्रेक आउट हो जाते हैं और आपके यूरिन में चले जाते हैं। लेकिन ये जो टाइप्स हमने डिस्कस की, हाई लेवल ऑफ कैल्शियम वाले ऑक्जिलेट स्टोन्स या यूरिक एसिड की वजह से बनने वाले स्टोन्स, ये वो स्टोन्स हैं जो कि जब आपकी बॉडी में इन सॉल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो ये आपके बॉडी के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाते हैं, और उसकी वजह से फिर ये यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह बनते हैं, यानी आपकी किडनीज़ में यूरिन फॉर्मेशन को और यूरिन की रिलीज़ को रोकने में रोल अदा करते हैं। अगर आपको किडनी स्टोन्स का प्रॉब्लम है तो आपको मेडिसिन्स दी जाती हैं उन यूरिनरी स्टोन्स को तोड़ने के लिए, ताकि वो टूट जाएंगे तो वो फिर आपकी बॉडी से जो है वो छोटे छोटे ज़र्रात की शक्ल में यूरिन के साथ मिक्स होकर वो निकल जाएँ। मेडिसिन के ज़रिए ये पॉसिबल है, बट बहुत सारे स्टोन्स ऐसे भी हैं हमारे पास ख़ासतौर पे ऑक्जिलेट टाइप्स के, जो कि मेडिसिन्स के ज़रिए से ब्रेक नहीं होते हैं, तो उनको सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है। एक पुराना तरीका था कि किडनीज़ पे बड़ा सारा कट लग के और फिर एब्डोमेन पे कट लगता है और फिर किडनीज़ में से जो है वो स्टोन्स को रिमूव किया जाता था, लेकिन अब की जदीद जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए हमारे पास फेमस टेक्नोलॉजी जो किडनी स्टोन रिमूवल्स के लिए यूज़ होती है, किडनी में से, गॉल ब्लैडर में से जो है वो यूज़ होता है, दैट इज़ लिथोट्रिप्सी, दैट इज़ नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ द किडनी स्टोन्स हैं जी, ठीक है। नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन्स, ये जो टेक्निक है ये बेसिकली किडनीज़ में, यूरेटर में, गॉल ब्लैडर में जो है वो यूज़ की जाती है रिमूवल ऑफ स्टोन्स के लिए। सेवरल वेज़ हैं, बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास, लेकिन सबसे जो कॉमन है वो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी है, जिसमें हाई कंसनट्रेशन ऑफ एक्स रेज जो होती हैं वो आपकी बॉडी पे बाहर से एक मशीन के ज़रिए आपकी बॉडी के उस पोर्शन पे, किडनी के उस पोर्शन पे जो है वो रेडिएशंस डाली जाती हैं जहाँ पे स्टोन मौजूद है, और वो रेडिएशंस के असर से वो जो स्टोन है वो छोटे पीसेस में टूट जाता है और फिर ग्रेजुअली आपके जो यूरिन है उसके ज़रिए से वो पार्टिकल्स जो हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। ये एक नॉन सर्जिकल रिमूवल है किडनी स्टोन्स का। एक और फॉर्म किडनी प्रॉब्लम्स के अलावा एक और डिजीज़ जो बड़ी मेन प्रॉब्लम है, रिनल फेलियर, यानी आपके किडनीज़ काम करना ही बंद कर देते हैं। क्यों काम करना बंद कर देते हैं कि आपकी कोई भी फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है आपकी बॉडी के साथ, और आपका जो नेफ्रॉन है, किडनी का जो मेन स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, जो मेन काम करता है, जो यूरिन फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है, वो जो है वो ख़त्म हो जाता है, तबाह हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। और उसमें सबसे क्रिटिकल बात, अगर उस नेफ्रॉन का जो सबसे पहला पार्ट है जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, जहाँ से फिल्ट्रेशन शुरू होती है, अगर वो जो है वो मेनली जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो फिर आपका नेफ्रॉन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और जब ऐसा हो तो फिर देयर इज़ एन इंक्रीज़ इन द प्लाज्मा लेवल ऑफ यूरिया एंड नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी आपकी जो बॉडी का ब्लड है उसके अंदर फिर ये जितना वेस्ट मटेरियल है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके किडनी के जो नेफ्रॉन्स हैं वो काम ही नहीं कर रहे, तो फिर यूरिन फॉर्मेशन भी नहीं हो रही है और जो भी वेस्ट मटेरियल है वो भी फ़िल्टर नहीं हो रहा है, ठीक है जी। सो उन्होंने मेंशन किया, और अगर ऐसे वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी में इकट्ठे होना शुरू हो जाएं तो उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, और एनीमिया यानी खून की कमी, खून में ऑक्सीजन की कमी होगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वेस्ट मटेरियल्स जो हैं वो इकट्ठे होते चले जा रहे हैं, तो बाकी जो और गैसेज मौजूद होंगी, यूज़फुल गैसेज, उनकी परसेंटेज में कमी हो जाएगी। अगर आपको रिनल फेलियर हो गया है, यानी अगर आपकी किडनीज फेल हो गए हैं, तो आपके पास दो तरीके हैं उस मसले से डील करने के लिए, एक तो डायलिसिस का और दूसरा ट्रांसप्लांट का।
डायलिसिस क्या है, यानी आपका जो यूरिन है, किडनीज तो आपके काम नहीं कर रहे, आपके नेफ्रॉन्स काम नहीं कर रहे, नॉर्मल तरीके से आपका यूरिन नहीं बन पा रहा, आपका ब्लड साफ़ नहीं हो पा रहा, फिर आर्टिफिशियल तरीका इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि डायलिसिस किया जाएगा। डायलिसिस जो है वो आमतौर पे किया जाता है जब आपका किडनी बिल्कुल फ़ेल हो जाते हैं और बिल्कुल आपकी बॉडी के जो किडनीज़ हैं वो यूरिन फॉर्मेशन नहीं कर रहे होते और बिल्कुल भी वेस्ट मटेरियल जो है वो रिमूव नहीं हो रहा, क्योंकि अगर ये वेस्ट मटेरियल रिमूव नहीं होगा तो वो आपकी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और जैसे यहाँ हमने देखा कि आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करेगा, आपको एनीमिया हो जाएगा और जो है ये अल्टीमेटली हार्ट अटैक की तरफ भी जा सकता है और डेथ की तरफ भी जा सकता है। सो डायलिसिस जो है वो हमारे पास किया जाता है जब किडनीज जो होती हैं वो कम्प्लीटली अपना काम करना बंद कर देती हैं। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि जी टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट पार्टिकुलर द यूरिया from the blood of the patient, it is treated through dialysis, यानी it cleans the blood either by passing through an artificial kidney or by filtering it within the abdomen। दो टाइप्स हैं हमारे पास डायलिसिस की, ये दो तरीके हैं हमारे पास डायलिसिस के, जिसमें हमारे पास ये हेमी डायलिसिस है एंड पेरिटोनियल डायलिसिस है। हेमी डायलिसिस का तरीका जो है, हेमी डायलिसिस मीन क्लीनिंग द ब्लड। इसमें क्या होता है कि डायलिसिस वार्ड्स आपने जो है वो हॉस्पिटल्स में होते हैं, डायलिसिस यूनिट होते हैं जिसमें जो पेशेंट है वो उसको बेड पे लेटाया जाता है और इसके साइड पे एक मशीन होती है जिसको डायलाइज़र कहा जाता है, जो किडनी आर्टिफिशियल किडनी के तौर पे काम करता है। आपकी बॉडी एक ट्यूब से आपकी बॉडी का ब्लड जो है वो सारा का सारा आपकी बॉडी से निकलता है, इस डायलिसिस मशीन में मूव करता है। इस डायलिसिस मशीन में जो है वो एक केमिकल फ्लूइड मौजूद होता है, डायलाइजिंग फ्लूइड होता है जो है, और ब्लड के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो सारा इस डायलिसिस फ्लूइड में डिफ्यूज़ आउट हो जाता है और फिर दूसरे आउटलेट से आपका साफ़ खून जो है आपकी बॉडी में दोबारा से एंटर कर दिया जाता है, यानी ये जो मशीन है वो एक किडनी के तौर पे काम करती है। दूसरा तरीका जो है वो पेरिटोनियल कैविटी का है, यानी आपकी बॉडी जो एब्डोमेन है, आपका जो नीचे पेट का हिस्सा है, धड़ का हिस्सा है, जिसके अंदर सारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, उसके इर्द गिर्द एक कवरिंग मेम्ब्रेन होती है जिसको पेरिटोनियम कहा जाता है। इस पेरिटोनियम के अंदर जो है वो रेगुलर बेसिस पे कैथेटर के ज़रिए जो है वो एक डायलाइजिंग फ्लूइड जो है वो डाला जाता है, यानी बॉडी को अंदर ही जो है वो फिल्ट्रेशन की जाती है, डायलाइजिंग मशीन नहीं यूज़ की जाती। वो जो फ्लूइड अंदर डाला जाता है वो फ्लूइड जो है वो ब्लड की प्योरीफिकेशन का काम करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है और उस तरीके से जो है वो वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से रिमूव कराया जाता है। इसमें मेंशन किया उन्होंने कि जी जो हीमोडायलिसिस है वो तो एक दफ़ा कराया जाता है, आप हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा। बहुत क्रॉनिक पेशेंट्स होते हैं तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा जिनके साथ प्रॉब्लम होते हैं उनको एक हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा जो है उनका डायलिसिस किया जाता है और इस एक डायलिसिस के प्रोसेस को होने में अप्रॉक्सीमेटली 2 से ढाई 3 घंटे लगते हैं। जबकि जो पेरिटोनियम है उसमें उन्होंने मेंशन किया कि दिन में कई दफ़ा करना पड़ता है, इट इज़ रिपीटेड सेवरल टाइम्स अ डे। Dialyzer is the kidney machine that works on the same principle as in the kidney for removal of nitrogenous waste, excess water from the blood. It is used after kidney failure and dialysis is done again and again until a matching donor's kidney is transplanted. क्योंकि डायलिसिस जो है वो कोई सोल्यूशन नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि सारी ज़िंदगी जो है वो डायलिसिस के प्रोसेस में रहते हैं। डायलिसिस पे अगर आप एक दफ़ा आपके जो किडनीज़ हैं मतलब आप फेल हो गए हैं तो उसके बाद आप डायलिसिस पे चले गए हैं तो बहुत कम परसेंटेज है कि पेशेंट्स के जो किडनीज़ हैं वो दोबारा से फंक्शन करना शुरू कर दें नॉर्मल तरीके से। अदरवाइज़ जो है वो डायलिसिस पे ही पेशेंट्स को सारी ज़िंदगी रहना पड़ता है और ये एक पेनफुल प्रोसीजर है। इसके अलावा जो है वो उन्होंने मेंशन किया कि जो दूसरा तरीका है अगर आपके किडनी फेल हो जाते हैं और डायलिसिस नहीं हो सकता तो वो है किडनी ट्रांसप्लांट। इट में भी यूज़ उन्होंने मेंशन किया कि डायलिसिस में भी यूज़ एज अ टेम्पररी मैया इन हाई डिग्री रीनल फेलियर, जिसको हम यूरीमिया और एंड स्टेज रीनल डिजीज़ कहते हैं। डायलिसिस भी जो है वो काम नहीं करता तो फिर सर्जिकल ट्रांसप्लांटेशन ऑफ अ मैचिंग डोनर किडनी करना पड़ता है, यानी जो किडनी मैच करता हो आपकी बॉडी के पेशेंट की बॉडी के साथ उस किडनी को फिर ट्रांसप्लांट करते हैं, उसको बॉडी में लगाया जाता है और फिर उस जो नया ट्रांसप्लांटेड किडनी है वो फिर बॉडी के हिसाब से फंक्शन करना शुरू करता है और यूरिन की फॉर्मेशन करता है। बट ये एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, बहुत महंगा प्रोसीजर है और इसमें जो है वो चांसेस भी कम होते हैं कि कंपैटिबिलिटी जो है वो कितनी हो किडनी की, नॉर्मल आपकी बॉडी की किडनी की और जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है उसकी।